गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बार्टर सिस्टम की ड्रॉबैक्स मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या या अवधारणाएं या फिर समस्याएं की थी। उसमें क्या क्या अवगुण होते हैं वो किए थे। अब हमारे पास फिर हमने अपनी मनी की थी कि मनी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 5वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था, तो हमने 6th चैप्टर शुरू करा था। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, कि मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या होता है और मुद्रा का वस्तु मूल्य क्या होता है। तो अब देखो, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य क्या होता है। मुद्रा का मौद्रिक मूल्य वो मूल्य होता है जो किसी कॉइन पर या फिर किसी पेपर नोट पर छपा हुआ होता है। क्या होता है, जैसे आपके किसी भी सिक्के पर लिख देते हैं ये 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा का मौद्रिक मूल्य है जो उस पर लिखा हुआ है। और जैसे नोट पे लिख देते हैं 100 का है, 500 का है, 1000 का है, 2000 का है, तो इस टाइप से हम उतने की ही कुछ भी चीज़ उनसे खरीद सकते हैं। तो वो होती है हमारी मनी वैल्यू ऑफ मनी, कि इस मनी वैल्यू की इतनी मनी है, हमें मिल जाएगी इतनी मनी। ठीक है, मतलब 500 रुपये का नोट है तो हमें 500 रुपये, इसके बदले 500 रुपये का सामान मिल जाएगा या फिर कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी मनी वैल्यू ऑफ मनी। दूसरी आती है आपके पास कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, इसका संबंध जो है उस वस्तु से है जिसकी वो मुद्रा बनी हुई होती है, मतलब जिसकी वो कॉइन्स या फिर वो सिक्के बने हुए होते हैं। जैसे सोने या चांदी के सिक्के बने हुए, तो सोने या चांदी के सिक्के बने हुए होते हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि जितना सोना उसमें लगा हुआ है क्या उसकी वैल्यू इतनी है। अगर उसमें 2000 का सोना लगा हुआ है तो क्या वो सिक्का 2000 का है या नहीं है, तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है। तो वो जो होगा वो किसके बराबर होता है, वो मार्केट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मनी वैल्यू ऑफ मनी और कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में देखो, फर्स्ट आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी 3 तरीके की होती हैं ये। इसमें फर्स्ट आता है आपका फुल बॉडीड मनी, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव बॉडीड मनी और थर्ड आता है क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी में क्या होता है, फुल बॉडीड मनी में जो आपका कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी था ना वही होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें हमारी जो भी मुद्रा होती है वो सिक्के के रूप में होती है। सिक्के के रूप में होती है तो हम इसमें ये देखते हैं कि जब हमारे सोने चांदी के सिक्के बनते थे, क्या वो सोने चांदी के जो मुद्रिक मूल्य होता था वो सोना या चांदी के बराबर होता था या नहीं होता था। मतलब ये एक पूर्ण रूप से वो मुद्रा थी या नहीं थी, इसमें हम ये देखते हैं। दूसरी चीज़ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होता है, जिस कागज पर वो नोट छपे हुए हैं क्या उसका कोई बाजार मूल्य, अपना कोई बाजार मूल्य है या नहीं है। मतलब ये कि इसका संबंध पेपर मनी से है। इसमें क्या होता है, नोट पूर्ण रूप से फुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में ये क्या करते हैं, इसमें एक चिट टाइप से होते हैं जो सरकार जारी करती है। जैसे आपके चिट टाइप में तो हो गए नोट वगैरह, तो इस पे जितने का लिख दिया ये उतने का ही आपका एक तरीके से माना जाता है। तो ये क्या होता है आपका रिप्रेजेंटेटेड, सिर्फ रिप्रेजेंट करता है लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है आपके पास क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। मतलब ये कि अगर इसका कारण क्या है या फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस पे हम जितना भी जो भी लिख देते हैं हमें वो मानना पड़ता है। इसमें इतने की उसमें कोई भी वस्तु नहीं लगी हुई होती, जैसे हमारे सोने या चांदी में लगा हुआ होता है इसमें इस टाइप की कोई वस्तु नहीं लगी हुई होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें इतना मानते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, उनका मौद्रिक मूल्य बहुत कम होता है, बाजार मौद्रिक मूल्य, लेकिन फिर भी वो मुद्रा के साख मुद्रा में वस्तु मूल्य उनसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ हमारी क्रेडिट मनी की टाइप्स दे रखी हैं। तो फर्स्ट टाइप है टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स क्या है, जैसे 50 पैसे का सिक्का हो गया, 1 रुपये का सिक्का हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भी उस पर लिखा होता है वो उस अंकित मूल्य से बहुत कम होता है। अंकित मूल्य से बहुत कम मतलब जितने सिक्के में धातु लगी है, धातु का बाजार मूल्य उस पर जो लिखा हुआ है उससे बहुत कम होता है। तो वो होती है हमारी टोकन मनी। दूसरी आती है हमारी रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। तो इसमें क्या होती है, हमारी पेपर मनी आती है। ठीक है, पेपर मनी जो पेपर पे लिखा हुआ होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम।
तीसरा आता है आपका कैलकुलेटिंग प्रोमिजरी नोट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है, एक प्रोमिजरी नोट होता है जो रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे 500 या 1000 का नोट। जैसे मैं धारक को 500 रुपये देने का वचन देता हूँ, यदि आप लिखे हुए वचन को पूरा करते हैं तो बैंक उस नोट को 500 रुपये नोट को प्रस्तुत करता है। और अगर आप नोट को वचन पूरा करेंगे, इसके बदले में आपको बदले में बैंक से क्या मिला, उस कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर ये टोटल पूरा सब कुछ लिखा हुआ था। एक तरीके से क्या हो गया, ये प्रॉमिस टाइप में हो गया। ठीक है, अगला आता है डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह आप बनाते हैं तो वो क्या होता है, एक चेक के थ्रू बनवाया जाता है, चेक के थ्रू कराया जाता है और फिर आप उसको किसी और को दे देते हो ताकि वो पैसे निकलवा सके उससे। ठीक है, तो ये इसमें हेल्पफुल होता है। उसके बाद अगला है डीडी आपका ज़्यादा सिक्योर होता है, आपका चेक इतना सिक्योर नहीं होता है। अगला टॉपिक है आपका फंक्शंस ऑफ मनी। आपके 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं इसमें। फर्स्ट आता है आपका प्राइमरी फंक्शन और मेन फंक्शन, दूसरा आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन और सब्सिडरी फंक्शन, तीसरा आता है आपका कंटिंजेंट फंक्शन। तो फर्स्ट देखिए प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पहले क्या होता था हमारे वस्तु विनिमय प्रणाली में कि हमें जो भी चीज़ खरीदनी होती थी, या फिर खरीदने का तो हम नाम ही नहीं ले सकते, जो भी चीज़ चाहिए होती थी उसके बदले में हम क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। कोई भी दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती थी और जो दूसरे इंसान को चाहिए होती थी वो ऐसा इंसान ढूंढते थे हम, और फिर उसके साथ उसकी अदला बदली करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम मनी के थ्रू, पेपर मनी आ गई हमारी, टोकन मनी आ गई हमारी, डिजिटल मनी आ गई हमारी, या फिर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्लास्टिक मनी आ गई। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपनी मनी को यूज़ करके कुछ भी खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इसके अंदर आ गया। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इससे हमारा टाइम बच जाता है घूमने की, जगह जगह पर घूमने की। हमारे पास फिज़िकल जो हम पेन लेते हैं वो बच जाता है। जैसे आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये इससे बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है, तो मनी का बहुत अधिक महत्व है हमारी लाइफ में भी और नॉर्मली भी। दूसरा पॉइंट आता है आपके पास मेज़र ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। हम क्या करते थे कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मनी हम उसका नहीं लगा पाते थे। मतलब उसे चाहिए कुछ और होता था और उसके बदले में हम उसे ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ दे आते थे। तो इससे क्या होता था, आप उसका ठीक से मेज़र नहीं कर पाते थे। तो जब मनी आई, मनी के बाद उसका क्या होने लगा, जैसे आपको जिस टाइप का सामान चाहिए था उस टाइप के उतने पैसे लगने लगे। जैसे आपको फ्रिज के बदले में क्या चाहिए था, गेहूँ चाहिए था, तो गेहूं का प्राइस अलग हो गया, फ्रिज का प्राइस अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ, आपके दोनों में वैल्यू ऑफ मनी या फिर मेजर ऑफ वैल्यू या फिर यूनिट ऑफ वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो इस मनी से आने के बाद, मनी का आने के बाद ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। ठीक है, इसमें जिसको अगर फूड ग्रेन चाहिए था तो वो फूड ग्रेन मतलब जिसको जितने की वैल्यू चाहिए थी उतने की वैल्यू लगा के, फ्रिज की वैल्यू लगा के, गेहूं की वैल्यू लगा के, और जो भी खरीदना था या बेचना था उस टाइप से उनको सॉर्ट आउट किया गया। तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शन। दूसरा आता है आपके पास सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में आपके पास फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स। स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है, भुगतान को स्थगित करना, मतलब फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर में पेमेंट करना। अब जैसे आपके लोन्स वगैरह होते हैं, लोन्स वगैरह आप ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम इसको फ्यूचर में पे आउट कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी जो ये क्रिया है बहुत ज़्यादा सरल बन गई है, बहुत ज़्यादा ईजी बन गई है। आप अपने भुगतानों को भविष्य के लिए स्थगित भी कर सकते हैं कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम बाद में दे देंगे। या किसी व्यक्ति से कर्ज लेते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी ये सब कुछ करने में, लेकिन अब क्या है, मनी आ गई है तो मनी से बहुत ज़्यादा सब कुछ इजी हो गया है। तो इसीलिए इसमें बोरोवर और ये वाला भी काम हमारा इजीली, लैंडिंग का काम भी यूज़ होने लगा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, मूल्य का संचय। मूल्य का संचय का अर्थ का मतलब है कि इससे अभिप्राय ये है कि वस्तु या सेवाओं के लिए खर्च का तुरंत कोई विचार नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग बचाता है। उसमें क्या होता था, वो कुछ बचा ही नहीं पाता था, जो कुछ बचाता था वो फिर उसके बदले में उसे क्या करना पड़ता था, सस्ती वस्तु लेनी पड़ती थी या कुछ भी महंगी, या फिर मतलब इसीलिए उसका
अच्छे से उसकी हम यूनिट को मेज़र नहीं कर पाते थे। लेकिन अब इससे में क्या होने लगा, जब उसको सैलरी या फिर उसका मुनाफा जो है पैसे में आने लगा, तो वो अपने पैसे में से कुछ पैसा सेविंग करने लगा, कुछ पैसा बचाने लगा। और जब वो बचाने लगा तो क्या होने लगा, जब वो उसको कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उसने उस पैसे को यूज़ किया और अपनी ज़रूरतें पूरी की। ठीक है, मुद्रा को सब लोग स्वीकार करते हैं, कभी भी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अगर आपके पास मुद्रा होती है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं और कोई भी काम कर सकते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी या वृद्धि तो हो सकती है कि आपका जो प्राइस है, पैसे का जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी जो अभी पैसा है उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आता है आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है कि आज के जो हमारा दौर है उसमें लोगों की जो वैल्यूज़ हैं, लोगों की जो नीड्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो ऐसे ही पूरी नहीं हो सकती, दूर दूर से वस्तुएं खरीदी जाती हैं, तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को लेकर जाना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमारे पास मनी हो या फिर सोर्सेज हो तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान पर बैठकर बस देख सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी और फिर उसको वहाँ जाकर इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर पहले क्या होता था, हमें अपनी चीज़ें ले जानी पड़ती थी इधर से उधर, तो उसको लेके जाने का भी किराया देना पड़ता था। किराया तो क्या, उसके बदले में हमें मतलब सामान ही देना पड़ता था कुछ, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें भी हमारी क्या हो गई हैं, अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो ये थे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस। अब आते हैं हमारे कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन क्या होते हैं, आकस्मिक कार्य जो कभी भी हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आते हैं हमारे आकस्मिक कार्य। फर्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास मुद्रा के प्रचलन से पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास सभी देशों में क्या होता था, चेक्स वगैरह, ड्राफ्ट्स वगैरह यूज़ होते थे, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास मुद्रा ही नहीं थी। तो इसीलिए जब हमारे पास क्या हुआ, मुद्रा आई, तो क्या होने लगा, लोगों ने अपनी अपनी पूंजी में से कुछ कुछ सेविंग की जो बैंक में जमा कराते थे, और बैंकों से किसके थ्रू निकलवाना शुरू किया, चेक्स के थ्रू निकलवाना शुरू किया जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी। तो ये क्या था उनका, जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, एकदम ज़रूरत पड़ गई तो एकदम निकलवा लिया, उनको अपने घर में रखने की उन चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम अपने मनी को अच्छे से कहीं खर्च करके उससे से अधिक संतुष्टि पा सकते हैं। अगर हम उन्हें सीमांत उपयोगिता बराबर होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हमने मुद्रा का जो व्यवहार था या फिर मुद्रा के जो मनी की वैल्यू थी वो हमारे लिए क्या हो गई, अच्छी हो गई, मतलब वो सेटिस्फेक्शन है, हम उस चीज़ से सेटिस्फाइड है, इससे लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। उसमें क्या होता था कि हमारी ये चीज़ चली गई है अब, लेकिन इससे क्या होता है कि मनी के बदले में हम कुछ सामान खरीद कर लाए हैं, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय का वितरण। जब हमारे पास राष्ट्रीय आय मनी नहीं थी तो हमें राष्ट्रीय आय का वितरण हम नहीं कर पाते थे, या फिर हम मेज़र नहीं कर पाते थे नेशनल इनकम को। तो लेकिन जब हमारे पास मनी आ गई या फिर सोर्स ऑफ मनी आ गया तो इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय आय का जो वितरण है या फिर राष्ट्रीय आय को मेज़र करना बहुत ईजी हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम के अंदर। अगला है बियरर ऑफ ऑप्शन। पहले क्या होता था कि मुद्रा के रूप में धन को संचय करके हम वस्तुओं को खरीदने के संबंध में निर्णय मतलब चेंजेस करते थे कि अगर मुझे एक टीवी खरीदना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगर आपको अपने मतलब किसी भी बीमारी के लिए आपने पैसे खरीद इकट्ठा कर रखे हैं, तो आप उसकी जगह आप क्या करोगे, उस धन को अपने उस पर यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। लेकिन जब आपको चेंज करनी होती थी वस्तुएं तो आपको एकदम से ज़रूरत पड़ गई पैसे की, आपके घर में कोई बीमार हो गया, तो आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी ये हेल्पफुल होता था। अगला पॉइंट है आपका गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी के अंदर क्या होता है, शोधन क्षमता की गारंटी। शोधन क्षमता मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल, आपकी फर्म, आपके बैंक, कोई ना कोई कुछ ना कुछ धन अवश्य जमा करना पड़ता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसके बदले में वो अपनी उन सेविंग्स को यूज़ करते हैं ताकि वो एज आ गारंटी यूज़ हो सके। ठीक है, तो गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी आपके पास जरूर होनी चाहिए।
इससे हम ये भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। हमारी जो कैपिटल के अंदर लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है मनी के अंदर। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, वो किसी भी चीज़ में पूंजी लेने से मना कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास मनी के रूप में है ना, तो वो कभी भी मना नहीं करेगा आगे वाला बंदा। तो इसीलिए हमें अपनी लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो ये तो थे हमारे कंटिंजेंट फंक्शंस। अब आते हैं हमारे स्टैटिक और डायनामिक फंक्शंस। तो स्टैटिक और डायनामिक फंक्शन क्या होते हैं? स्टैटिक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसमें गति पैदा करने में कोई सहायता नहीं होती, या फिर ये कह सकते हैं कि इनका अभिप्राय उनसे है, मुद्रा के स्थिर कार्यों से है। ये कार्य अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, स्थगित भुगतान नहीं करते। ठीक है। डायनामिक फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो है उसको गति प्रदान करते हैं, उसको दिशा देते हैं, रोजगार में, उत्पादन में, आय में, ये सब कुछ में हेल्प करते हैं। तो स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं? इसमें बिल्कुल स्टैटिक होते हैं, कोई भी चेंज नहीं आ सकता। प्राथमिक और जैसे हमारे सेकेंडरी हो गए, ठीक है। और इसमें जो है वो हमारे कंटिंजेंट फंक्शंस आते हैं। कंटिंजेंट फंक्शंस जो मतलब एकदम से कभी भी आप चेंज कर सकते हो डायनामिक के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कल डिस्कस करते हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम और सप्लाई ऑफ मनी, ये कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।